गाइज आज हमारे साथ नवनीत सर है जो देखता है एसयू का जितना भी यूट्यूब में वीडियो है सब लोग को हेल्प करता है। अभी पीएचडी सेकेंड ईयर है तो आपको बताएगा मतलब पीएचडी में कैसे मतलब एडमिशन लेना है। अभी इकोनॉमिक्स में वो पीएचडी कर रहा है। पीएचडी के बारे में थोड़ा सा बताइए। So first of all, thank you Sujit and congrats to you for doing such a great novel job for all the student communities. I am pursuing here PhD. I have done my masters from HCU itself. Basically हम लोग आज बात करेंगे कि HCU में इकोनॉमिक्स में PhD कैसे किया जाता है और यहाँ पर क्या क्या प्रोसीजर है, नेट JRF का क्या वैल्यू है, कौन कौन से एरिया को आपको ध्यान देना है, किसको ध्यान नहीं देना है और आपको जो है यहाँ से PhD करने के क्या बेनिफिट्स हैं। 2-3 चीज़ पे हम लोग बात करेंगे। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग लेट मी टेल यू कि यहाँ पर नेट और JRF का कोई वेटेज नहीं है ड्यूरिंग इंटरव्यू। जो मैं एग्ज़ाम का पैटर्न बताना चाहूँगा, लेट मी टेल यू कि 70 and 30 है। 70 and 30 का मतलब ये हुआ कि 70 मार्क्स आपके रिटन के होंगे और 30 जो मार्क्स हैं वो इंटरव्यू के होंगे। कुछ सब्जेक्ट्स में क्या है, देयर आर सम सब्जेक्ट जैसे पॉलिटिकल साइंस वगैरह है, उसमें 5 मार्क्स JRF के हैं, कुछ में नेट के भी मार्क्स हैं, जैसे हिंदी में PhD में। बट इन इकोनॉमिक्स देयर इज नो मार्क्स फॉर नेट एंड JRF, सो इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी स्पेशली फॉर दोज पीपल हु हैव नॉट क्लियर नेट एंड JRF। उसके लिए और ये बढ़िया है, इक्वल लेवल फील्ड है। तो HCU में सबसे पहला होता है इंट्रेंस। आपको फोकस करना है इंट्रेंस पे जो कि 70 मार्क्स का है। उसके लिए पास्ट ईयर पेपर को मेन आपको रखना है प्रायोरिटी में और जो बेसिक वही है बुक्स। हाँ दूसरा बात वो है मतलब एंट्रेंस में लाइक जो लोग का JRF नहीं है वो लोग को कंसिडर करता है कि नहीं है। हाँ वही तो मैं बता रहा हूँ कि JRF से और नेट से यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। जब आप फॉर्म अप्लाई भी करोगे, अगर वो मांग रहे हैं नेट क्वालिफाइड JRF क्वालिफाइड, दे डोंट कंसिडर एट ऑल। नेट आपका है JRF नहीं है, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इंट्रेंस का वेटेज है। और इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछता है और कुछ प्रपोजल देखता है कि नहीं देखता है, प्रपोजल में क्या लिखना है। हाँ तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रपोजल जो है पर्टिकुलरली इन इकोनॉमिक्स वो सेकेंडरी है। प्राइमरी रहेंगे जैसे 4-5 पैनल में रहेंगे, वो पूछेंगे आपका रिसर्च एरिया क्या है। रिसर्च एरिया जैसे आप बताएं कि सर मेरा फाइनेंस पे है या कुछ फाइनेंशियल इंक्लूजन पे है या स्टॉक मार्केट पे है या कुछ भी है या इंडियन इकोनॉमी का टॉपिक बताए, तो जनरली दे विल आस्क क्वेश्चन ऑन द टॉपिक इन विच यू आर इंटरेस्टेड। फिर दे विल आस्क कि डू यू हैव एनी प्रपोजल या डू यू हैव एनी काइंड ऑफ वर्क और एनी काइंड ऑफ डिजर्टेशन यू हैव डन अर्लियर। तो फिर आपको प्रपोजल वगैरह दिखाना है। अर्लियर वो आपसे PDF मांग लेंगे कि प्रपोजल सेंड करो, फिर वो प्रपोजल पे क्वेश्चन पूछेंगे। पहले आपका टॉपिक पूछेंगे, जैसे आपने बोला सर इंडियन इकोनॉमी पे करना है तो कोई प्रोफेसर पूछ दिया इंडियन इकोनॉमी का क्या चैलेंजेज है, इंडियन इकोनॉमी को हम लोग और आगे कैसे 5 ट्रिलियन ले जा सकते हैं वगैरह वगैरह, जो भी एनालिटिकल क्वेश्चन है। देन दे विल कम टू योर प्रपोजल। तो प्रपोजल यहाँ सेकेंडरी है। प्राइमरी आपका जो मेन है एरिया, वो पूछते हैं जैसे कौन कौन सा आपका फेवरेट सब्जेक्ट्स रह चुका है मास्टर्स में, तो 2-3 सब्जेक्ट्स को बनाना होता है। जो कोर इकोनॉमिक्स मेन है, उसके बाद प्रपोजल है इन इंटरव्यू। ओके एंड आप बताइए मतलब जो JRF एंड नेट के इतना फोकस नहीं करता है और सपोज एक बंदा ने मतलब JRF नेट नहीं है, वो प्रपोजल अच्छा लिखा है एंड इंटरव्यू अच्छा किया है, इसका एडमिशन होगा कि नहीं होगा और प्रपोजल को कैसे मतलब कंसिडर करें। हाँ तो सुजीत गिरी जी, मैं तो आपको वही बता रहा हूँ ना कि प्रपोजल और आपका जो मेन कोर है बेसिक वो और रिटर्न, यही मेन 3 चीज़ है। यहाँ नेट JRF को कंसीडर नहीं करते हैं। आप PhD में आ जाइए, नेट JRF अगर आपका ऑलरेडी है तो स्कॉलरशिप मिलेंगे, नहीं है तो PhD इनरोल करने के बाद आप JRF निकाल लीजिए। 31,000 पर मंथ स्कॉलरशिप है। और बहुत सारी यूनिवर्सिटी में जैसे IIT वगैरह में जाइएगा तो वहाँ नेट कंपलसरी है, नेट या गेट कंपलसरी, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और HCU वगैरह में क्या है, ऐसा कुछ नहीं है, नेट JRF फ्री है। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, अब हम आते हैं थोड़ा सा इंट्रेंस पे। इंट्रेंस में क्या करना है आपको, पास्ट ईयर मेन है, लास्ट का 6-7 साल का पास्ट ईयर अच्छे से कर लेना है गूगल वगैरह करके। और बुक जो है 2-3 बुक मैं बता दे रहा हूँ, जैसे HL आहूजा का बुक हो गया, वेरियन का बुक हो गया, सल्वाटोर हो गया इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के लिए, और रमेश सिंह हो गया इंडियन इकोनॉमी के लिए। ये 3-4 बुक अगर आप पढ़ लेते हैं तो मेजोरिटी ऑफ 70-80% जो है आपका सिलेबस कवर हो जाता है, मेजोरिटी। बाकी 10-20% आप पास्ट ईयर पेपर से कर सकते हैं। कुछ रिसर्च मेथोडोलॉजी के क्वेश्चन भी आते हैं, 5-7 क्वेश्चन, उसको आप दिस मदानी एंड मदानी के बुक से या KVS मदान के बुक से, KVS मदान नाम का बुक आता है रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी, उससे कर लेंगे, 5-7 क्वेश्चन वहाँ हो जाएंगे। तो रिटर्न में ट्राई टू स्कोर मैक्सिमम। जब आप मैक्सिमम रिटर्न में लाएंगे तो इंटरव्यू में अगर आपके एवरेज भी मार्क्स रहते हैं, इन इकोनॉमिक्स स्पेशली आई फाउंड कि 18 to 20 मार्क्स इन एवरेज दिए जाते हैं। दे डोंट डिग्रेड यू, कम मार्क्स नहीं देते हैं और खूब ज़्यादा आउट ऑफ 30, 28, 29 भी नहीं देते हैं। तो यू शुड फोकस ऑन इंट्रेंस और उसके बाद फिर नेट JRF का आप अपना तैयारी कर लेना। दूसरा बात वो है स्कॉलरशिप का कितना मतलब मंथली कितना स्कॉलरशिप मिलता है, और सपोज नेट JRF नहीं है तो आपको कितना स्कॉलरशिप मिलता है।
देखिए, अगर आप साफ मतलब बकलोले हैं, कुछ नहीं है, नेट JRF कुछ नहीं है आपके पास, तैयो आपको 8,000 रुपया मिलेगा। Still you will get 8,000 rupees per month. That is called non-net fellowship. And despite all these things, there is extra provision behalf of UGC कि अगर आपका JRF से थोड़ा मार्क्स रुक जा रहा है और आपके पास कोई कैटेगरी है, जैसे मानू है एक स्कॉलरशिप MNF वगैरह बोलते हैं, मौलाना आज़ाद नेशनल स्कॉलरशिप है, वो खासकर माइनॉरिटी वगैरह के लिए है। फिर आपके पास RJNF है, राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप है। JRF जैसे OBC वालों का या ST या SC वालों का 1-2% से अगर रुक जाता है किसी कारणवश, तो स्टिल दे विल अवेल दैट काइंड ऑफ स्कॉलरशिप। सो मेनी फैसिलिटीज आर देयर एंड द पर्टिकुलर थिंग्स विच इज़ फॉर ऑल एवरी कास्ट, एवरी कैटेगरी एंड एवरी दिस जेंडर, EWS कुछ भी हो, नेट JRF नहीं है आपका तो दैट इज़ कॉल्ड नॉन नेट फेलोशिप। 8,000 पर मंथ मिलता है उसमें। अगर आपका नेट रहा तो भी 8,000 मिलेगा, नेट ना रहा तो भी 8,000 मिलेगा, अनटिल अनलेस यू हैव JRF हो गया तो 31,000 पर मंथ है। और HRA आपको वही 8,000 मिल जाता है। अगर आप हॉस्टल में रहोगे तो 8,000 डिडक्ट होगा, बाहर रहोगे तो 8,000 अलग से मिलेगा। सो ऑल टुगेदर नियरली जो है 38-39,000। मतलब एंड PhD कितना ईयर्स में यहाँ पर ख़त्म हो जाती है? देखिए, मिनिमम 3.5 ईयर्स है, 3 to 3.5 ईयर्स वो मिनिमम है, और मैक्सिमम भी UGC का जो रूल है 5+1 है, दैट इज़ ऑफ 6 ईयर्स विद इन इसको आपको करना है। और अभी तो पेपर पब्लिकेशन वगैरह भी हटा दिया है, सो दिस इज़ ए काइंड ऑफ रिलीफ। तो विद इन 3 and 3.5 ईयर्स आप कंप्लीट कर सकते हैं। इट्स अप टू यू एंड योर गाइड। और मैक्सिमम 6 ईयर्स है अभी रेगुलर PhD का। ओके यानी 6 ईयर्स में PhD ख़त्म हो जाएगा। लाइक यहाँ पर कितना, मतलब आपको लगता है कितना ईयर्स में स्टूडेंट ज़्यादा लोग ख़त्म कर दे रहा है? हमारा प्रोफेसर है ज़्यादा मैं देखा हूँ, यह आपका रिसर्च एरिया पे है। अगर आपका जैसे मैथमेटिकल वगैरह है, मॉडलिंग वगैरह पे काम है, तो विद इन 5 ईयर्स हो जाते हैं मैक्सिमम। बट आपका काफ़ी थियोरेटिकल काम है, काफ़ी प्राइमरी डेटा पे काम है, तो 6 ईयर्स के आसपास लग जा रहा है। ऑन एन एवरेज 6 ईयर्स में देखा हूँ। बट जो मॉडलिंग है, डेटा है, मैथमेटिकल अप्रोच वगैरह पे है, क्वांटम जिसका अप्रोच रहा है, मेथोडोलॉजी वगैरह जिनका इकोनोमेट्रिक्स वगैरह पे है, तो विद इन 4 ईयर्स, 4.5 ईयर्स यू कैन सबमिट। दैट इज़ बिफोर 5 ईयर्स दैट आई हैव बीन ऑब्जर्विंग फॉर लास्ट 3-4 ईयर्स। यहाँ पर फैकल्टी कैसा रहता है और अच्छा फैकल्टी कौन है? देखिए, अच्छा ख़राब फैकल्टी रिसर्च में नहीं कह सकते हैं। फैकल्टी यहाँ काफ़ी अच्छे हैं, जो इनका वैरायटी है काफ़ी अच्छा है और काफ़ी डीप तक है। कुछ अनएम्प्लॉयमेंट पे काम है, कुछ पॉवर्टी का काम है, किन्हीं का काम इकोनोमेट्रिक्स पे है, किन्हीं का काम इंडियन इकोनॉमी पे है, किन्हीं का काम पॉलिटिकल इकोनॉमी पे है। और ये जो PhD वगैरह जो भी मतलब करके आए हैं, काफ़ी रिनाउंड इंस्टीट्यूट हैं, जैसे नरेश सर हैं, तो वो भी काफ़ी मतलब IIT कानपुर वगैरह के रह चुके हैं, ISI वो इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट से रह चुके हैं, फिर रमनामूर्ति सर हैं, बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं, प्रंजना मैम है, देवाशीष सर है, देवाशीष सर तो IIT मद्रास में भी पढ़ा चुके हैं, आलोक सर हैं, सो मेनी रिनाउंड प्रोफेसर्स आर देयर। तो प्रोफेसर्स को लेके, फैकल्टी को लेके कोई गाइड नहीं है। PhD में ऑल इन ऑल आप इम्पॉर्टेंट हैं। आप कितना क्यूरियस हैं PhD कर लेंगे तो उतना जल्दी आपका PhD होगा। गाइड कैन गाइड यू। आप मतलब 2-4 टॉपिक बताइए जो अच्छा टॉपिक रहेगा, जिसमें रिसर्च करने से इजी लगेगा। देखिए, ईजी मेक्स बिजी। अगर आप इजी टॉपिक पकड़ लीजिएगा तो बिजियर रह जाइएगा, तो वो चीज़ अवॉइड मत कीजिए। फर्स्ट यू शुड सी द इंटरेस्ट एरिया, सेकंड यू शुड द वाइड स्कोप, आगे इसका क्या स्कोप है, क्या इमर्जिंग मार्केट का या डिमांड है, एंड थर्ड यू शुड सी कि क्या गाइड उस तरह के हैं यहाँ। जैसे मैं आपको कहना चाहूँगा कि कुछ जैसे पेपर्स हैं यहाँ पर, कुछ फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स में जो हो रहे हैं रिसर्च, उसको लेकर थोड़े गाइड की कमी है। तो अगर आप उस एरिया को चुनते हैं तो हो सकता है थोड़ा रिसर्च में डिले हो जाएगा। परंतु जब आप प्राइमरी स्टेज पे, प्राइमरी डेटा पे काम करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, लॉ एंड इकोनॉमिक्स पे जैसे मेरा काम है, तो ये इन सब एरिया में यहाँ पे सफिशिएंट आपको गाइड मिल जाएंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ कि हमारे व्यूवर्स को आई थिंक सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। तो आखिरी 1-2 मिनट अगर स्टिल सम क्वेश्चंस आर लेफ्ट तो यू कैन आस्क सुजीत। नहीं, जो लोग का क्वेश्चन रह गया कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम लोग को सॉल्व कर देगा। थैंक यू सो मच सर इतना टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू सुजीत, इट्स माय प्लेजर टू ऑल ऑफ यू। चलो गाइज, ऑल द बेस्ट एंड यू कीप वॉचिंग, कीप लविंग सुजीत, कीप सपोर्टिंग सुजीत। चलो बाय बाय गाइज।